जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के पीओके पर कब्जे का खौफ बैठ गया पाकिस्तान को। दोस्तों, जवाबी हमले की तैयारी में जुटी पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के पास अब बना रही है नया एयरबेस। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर के पास स्वात घाटी में बने एयरपोर्ट को सैदू शरीफ सैन्य अड्डा बनाने में जुटी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, खुल गई पाकिस्तान की बड़ी पोल। बताएंगे बेनकाबी की ये सबसे बड़ी खबर। साथ ही साथ उधर अमित शाह जी ने रखा जम्मू और कश्मीर में कदम, तो इधर बिलबिला उठा पाकिस्तान। एलओसी पर बरसा दी गोलियां, तो वहीं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने। चीन को कोलकाता के पास सौंप दिया पोर्ट, पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अब भारत को पीओके किसी भी हालत में वापस से भारत से मिला देना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के पीओके पर कब्जे का खौफ, जवाबी हमले की तैयारी में जुटी पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के पास बना रही नया एयरबेस। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार को भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जे का खौफ सताने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार कश्मीर के पास स्वात घाटी में बने एयरपोर्ट को सैदू शरीफ सैन्य अड्डा बनाने में जुट गई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने फाइटर जेट को रखने के लिए मजबूत शेल्टर बना रही है, साथ ही रनवे का विस्तार करने में जुट गई है। इससे यह एयरबेस ट्रांसपोर्ट प्लेन से लेकर फाइटर जेट तक के लिए काफी मुफीद हो जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर के दूसरी तरफ स्थित सैदू शरीफ एयरबेस के अपग्रेड हो जाने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना आसानी से एलओसी तक आसानी से पहुंच जाएगी और हमले करने में सक्षम हो जाएगी। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि सैदू शरीफ एयरबेस की मदद से पाकिस्तानी वायुसेना भारत की सीमा पर बहुत तेजी से हवाई मदद करने देने में सक्षम हो जाएगी। स्वात की खूबसूरत घाटी में मौजूद ये नागरिक हवाई अड्डा अब पाकिस्तानी वायुसेना का नया ठिकाना बन रहा है। इस हवाई ठिकाने पर अब एयरफील्ड को 910 मीटर तक बढ़ाया जा रहा है। इससे यहाँ पर पाकिस्तानी वायुसेना आसानी से बड़े पैमाने पर अपने जंगी विमानों को तैनात कर सकेगी। इसमें C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन और सभी तरह के फाइटर जेट शामिल है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास F-16, J-F-17 और J-10C फाइटर जेट है। दोस्तों, पाकिस्तानी वायुसेना यहाँ पर 4 मजबूत शेल्टर बना रही है ताकि उसमें एयरक्राफ्ट तैनात किया जा सके। पाकिस्तान का ये एयरबेस श्रीनगर से मात्र 230 किलोमीटर दूर है। विश्लेषकों का कहना है कि इस एयरबेस के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना भारत के खिलाफ एलओसी के अग्रिम मोर्चे पर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। पाकिस्तान की स्वात घाटी को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया भर से हजारों पर्यटक हर साल आते हैं। यहाँ पर बना हवाई अड्डा रणनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। इस एयरपोर्ट को साल 1978 में पहली बार बनाया गया था। जी हाँ, भारत की सीमा के पास मौजूद इस एयरबेस से पाकिस्तानी वायुसेना बहुत तेजी से जवाबी कार्रवाई कर सकेगी। इस इलाके में आतंकवाद भी बहुत बढ़ रहा है और पाकिस्तानी सेना नए एयरबेस की मदद से तेजी से सेना की तैनाती कर सकेगी। दोस्तों, पाकिस्तान को लंबे समय से यह डर सता रहा है कि भारत पीओके पर कब्जा कर सकता है। इसी वजह से हजारों की तादाद में सैनिकों को पाकिस्तान ने एलओसी के दूसरी ओर तैनात करके रखा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कश्मीर के आसपास कहीं पर तैनात किया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान का यह डर अगर पीओके को लेकर है तो वाकई में ये डर अच्छे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लेकिन अपना भारत अपना हिस्सा तो लेकर ही रहेगा, ये बात भी सच है। ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां उधर अमित शाह जी ने रखा जम्मू कश्मीर में कदम, इधर बिलबिला उठा पाकिस्तान। एलओसी पर बरसा दी गोलियां। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी सोमवार शाम को श्रीनगर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान बिलबिला उठा है। फिलहाल अमित शाह जी जम्मू में है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा बोले तो एलओसी पर संघर्ष विराम तोड़ दिया, जिसका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। अमित शाह जी 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम तोड़ा। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के दौरान कोई घुसपैठ न हो, इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले 1 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर एक बारूदी सुरंग के धमाके के बाद बिना किसी कारण के गोलीबारी कर दी और संघर्ष विराम तोड़ दिया। सेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों ने संतुलित और नियंत्रण तरीके से प्रभावी जवाब दिया। ऐसी खबरें मिली है कि आतंकवादी पुंछ, राजौरी, कठुआ और किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय हैं, जो मुख्य रूप से विदेशी भाड़े के आतंकवादी होते हैं। 23 मार्च को कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब भारतीय हिस्से में घुसपैठ करने वाले 5 आतंकवादियों का सामना स्थानीय पुलिस की टीम से हुआ। यह मुठभेड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 किलोमीटर
अंदर सानेयाल गांव में हुई। अमित शाह जी सुरक्षा उपायों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में उमर सरकार के सत्ता में आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का ये पहला दौरा है। सूत्रों ने बताया है कि वो राजभवन में रात्रि विश्राम के लिए जाने से पहले हुमहामा में शहीद पुलिस अधिकारी हेमयू मुजम्मिल भट्ट के घर जाएंगे। हेमयू की मृत्यु 2023 में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गदुल गांव में मुठभेड़ के दौरान हुई थी। सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और कश्मीर में चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। वो श्रीनगर राजभवन में कश्मीर के शीर्ष सुरक्षा बलों और पुलिस अधिकारियों के साथ 2 सुरक्षा बैठकें करेंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंप दिया, पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बना रहा। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया जारी है। बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चाइना और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं। इनमें एक पोर्ट और एक एयरबेस शामिल है। बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी चाइना को दे दी है। मोहम्मद यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगी थी। चाइना ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन यानी करीब 3300 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। वहीं बांग्लादेशी सरकार लालमोनिर हाट जिले में एक सैन्य एयरबेस बना रही है, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरबेस के लिए बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वे पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स उड़ाना सीख सकें। 27 मार्च को 5 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा भी जा चुका है। चाइना पहले ही बांग्लादेश को पनडुब्बी दे चुका है और अब वो बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की ये सैन्य गतिविधियां भारत की चिंता बढ़ा रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले ही विपक्षी गठबंधन ने इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब यूनुस की पार्टी एनसीपी खुलेआम भारत विरोधी बातें कर रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाना भी इसी एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, एक्सपर्ट भी बांग्लादेश को नसीहत दे रहे हैं कि भैया, भारत से दुश्मनी तुमको महंगा पड़ेगा, तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, जरा बच के फैसले लो। जी हां, चिटगांव यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर फारिदुल आलम ने कहा है कि आज के दौर में किसी बड़े पड़ोसी देश से दुश्मनी रखकर फायदा हो ही नहीं सकता। यूनुस सरकार को चाहिए कि वो भारत के साथ शांति बनाए रखे, कोई इश्यूज हो तो बातचीत करे, वरना इसका नुकसान उसको ही होगा। जी हां, जिस प्रकार से दावा किया गया है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के न्योते के बाद चाइना को प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग के लिए बुलाया गया है। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया है कि चीनी एयरबेस की रिपोर्ट आने के बाद भारत ने ऐसी रिपोर्ट्स का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है और इसकी काट निकालनी शुरू कर दिया कि इस मुद्दे पर कैसे जवाब दिया जा सकता है बांग्लादेश और चाइना को। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तानी सेना ने शुरू कर दी खेती तो किसानों ने कर दिया ऐलाने जंग। कॉर्पोरेट लॉबी के साथ खड़ी हुई मुनीर आर्मी। दोस्तों, पाकिस्तान में किसानों ने 13 अप्रैल को पूरे देश में कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। यह विरोध मल्टीनेशनल कंपनियों को खेती के संसाधनों की बिक्री और किसानों की आजीविका पर आने वाले खतरों के खिलाफ है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार खेती को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, जिससे छोटे किसानों को बेदखल और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। पाकिस्तान किसान रबीता कमेटी, जो करीब 30 किसान संगठनों का एक नेटवर्क है, उसने 13 अप्रैल को सैन्य संचालित कॉर्पोरेट कृषि परियोजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पाकिस्तान के किसानों का कहना है कि यह कदम कृषि के निजीकरण की शुरुआत और कृषि संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कब्जेदारी का रास्ता खोलने जैसा है। डॉन की रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के जरिए किसान कॉर्पोरेट खेती को खत्म करने और किसानों को उन जमीनों से बेदखल न करने की मांग करेंगे जिस पर वे पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारी किसान दक्षिणी पंजाब में विवादास्पद नहरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने, किसानों के बीच सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कृषि भूमि का वितरण करने, लाखों रुपए के बकाया भुगतान के लिए किराएदारों को दिए गए नोटिस वापस लेने और चालू कटाई के मौसम के दौरान गेहूं की खरीद मूल्य 4000 पाकिस्तानी रुपए प्रति 40 किलोग्राम तय करने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि GPI पाकिस्तान की सरकार की पहल है, जिसका मकसद आधुनिक तकनीक, उन्नत सिंचाई प्रणाली, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, AI संचालित निगरानी और बेहतर कृषि उपकरणों का उपयोग करके बंजर भूमि को उच्च उपज वाले खेतों में बदलकर कृषि विकास को बढ़ाना और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटना है। लेकिन किसानों और कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई है कि बड़े पैमाने पर कृषि व्यवसाय में परिवर्तन छोटे भूस्वामियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नया कानून राज्य की भूमि से किसानों को विस्थापित कर सकता है और महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच को सीमित कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब होता है कि बड़ी कंपनियों की तरफ से खेती की जमीन और उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना, जिसमें बीज, खाद, पानी, मशीनरी और मंडी तक का नेटवर्क निजी हाथों में चला जाता है। किसान संगठनों का दावा है कि ये मॉडल छोटे और मझोले किसानों को खत्म कर देगा। इससे भूमिहीन लोगों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए IMF ने लोन दे रखा है और इसका गंभीर असर छोटे किसानों पर पड़ेगा। जी हाँ, अब ऐसे में जंग ऐलान की तैयारी कर ली है दोस्तों किसानों ने। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का बन चुका है प्लान। जी हाँ, फिर एक बार शहबाज शरीफ की सिट्टी पिट्टी होने वाली है गुम। साथ ही साथ बता दें, मोदी सरकार के कानून का पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी कर दिया समर्थन। बता दिया वक्फ बोर्ड वाकई में माफिया है, माफिया। जी हाँ, यहाँ तक कि पाकिस्तान में क्या हाल है वो भी बताया गया है। दरअसल मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, आप सभी जानते ही हैं, जिसके बाद ये कानून अब बन चुका है। संसद से पास होने के पहले और बाद में इस विधेयक को लेकर खूब चर्चाएं हुई। वक्फ बिल को लेकर बहस सिर्फ भारत में ही नहीं चली, बल्कि पड़ोसी पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में भारत के वक्फ बिल को लेकर खूब चर्चा चली, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा ने इस बिल को लेकर जो राय रखी है वो जरा हटकर है। बता दें, कमर चीमा ने कहा कि भारत के वक्फ कानून के बारे में कहा कि उनका मानना है कि मोदी सरकार जो कर रही है वो ठीक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कह रही है कि वो वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, ये कोई बुरी चीज तो नहीं है। चीमा ने कानून में अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए लाए गए प्रावधानों का समर्थन किया और कह दिया है कि मुस्लिमों को खुद इस बात का समर्थन करना चाहिए। चीमा ने आगे कह दिया है कि दरगाह और मस्जिदें बहुत चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला दिया और बताया कि मस्जिदों के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तान में भी एक्शन होता रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दरगाहों और मस्जिदों को कानून के तहत ही संचालित होना चाहिए, इन्हें बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने वक्फ माफिया वाले बयान को दुरुस्त बताया और कहा कि मोदी सरकार ने कोई गलत बात नहीं कही है। भारत में 50,000 वक्फ संपत्तियों के विवादित होने पर हैरानी जताई और कहा कि इन संस्थाओं में बैठे लोग अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठा दिया कि क्या वक्फ ने अपने अंदर कोई रिफॉर्म करने की कोशिश की? अगर आप खुद सुधार नहीं करते हैं तो आपको एक्शन की जद में आना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा के इस बयान का अगर आप भी समर्थन करते हैं, वो मानते हैं वाकई में इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में असली खिलाड़ी तो शेख हसीना के लोग निकले, कहानी सुनकर सिर पकड़ लेंगे मोहम्मद यूनुस। बता दे, बांग्लादेश में जल्द ही आम चुनाव होने जा रहे हैं और देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ऐसा पिछले 15 सालों बाद होगा जब शेख हसीना के बिना बांग्लादेश में चुनाव होंगे। पिछले साल दिसंबर में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और अभी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार देश का कार्यभार संभाल रही है। हसीना के तख्ता पलट के बाद उनके पार्टी अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ हिंसा की कई खबरें सामने आई थी और नई सरकार में उनकी पार्टी पर प्रतिबंध की मांग भी रखी गई थी। इस बार अवामी लीग चुनाव से दूर नजर आ रही है। निकले हसीना के लोग होने वाले बांग्लादेश के चुनाव में बड़ी ही चालाकी से हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हसीना के लोग अब अवामी लीग की जगह दूसरी पार्टियों की सदस्यता लेने की फिराक में है ताकि इस चुनाव में वो अपनी जगह बना सके। जब ये बात हसीना विरोधियों को पता चली तो बवाल हो गया। आंदोलनकारी छात्रों द्वारा बनाई गई नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी के सदस्य सचिव अख्तर हुसैन ने कहा है कि वे बांग्लादेश में अवामी लीग के पुनर्वास को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उसने नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, अफगान शरणार्थियों पर अब कोई रहम नहीं। तालिबान से लड़ाई के मूड में है पाकिस्तान। यूं ही नहीं देश से भगा रहा इन अफगानियों को। दोस्तों पाकिस्तान ने 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वासन प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हजारों अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेजा जा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 944 से अधिक अफगान परिवारों जिनमें 6700 व्यक्ति शामिल हैं को पाकिस्तान से निर्वासित किया जा चुका है। सबसे बड़ी कार्रवाई पंजाब प्रांत में हुई जहां 5111 अफगान नागरिकों को प्रत्यावर्तन के लिए प्रांत भर में स्थित ट्रांजिट शिविरों या हिरासत केंद्रों में लेकर जाया गया। इनमें 2301 बच्चे और 1120 महिलाएं शामिल थी। कराची से 300 से ज्यादा अफगानों को पाकिस्तान से उनके देश वापस भेजा गया। दोस्तों इससे कई अफगानों को बड़ा घाटा हुआ। कई अफगानों ने बताया कि उन्होंने अपना सारा सामान औने पौने दामों पर जल्दबाजी में बेच दिया और जल्दबाजी में अपना सारा कारोबार समेट लिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ आपको बता दें, ड्रैगन के मंसूबों पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा जिसमें बताया गया है कि ताइवान पर 6 महीने में चीनी हमला होगा जिससे एशिया में छिड़ सकता है भीषण युद्ध। दोस्तों चाइना की ओर से ताइवान पर हमले का प्लान बनाया जा रहा
रहा है चीन ने इसके लिए तैयारी कर ली है और इसी साल ये हमला हो सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जब सूत्रों से बातचीत हुई तो उसके आधार पर की गई अपनी रिपोर्ट में 1945 ने यह दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना अगले 6 महीनों में ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ये ऐसा समय हो रहा है जब चीनी सत्ता के गलियारों में ताइवान पर हमले की मांग बढ़ रही है। बीजिंग में सवाल हो रहा है कि अगर ताइवान को अब नहीं तो कब चाइना का हिस्सा बनाया जाएगा। अमेरिका ने लगातार ताइवान को अपना समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हालांकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के नेता मानते हैं कि अमेरिका के लिए ताइवान पर चीनी आक्रमण को रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो उधर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़कों पर क्यों उतरी अमेरिकी जनता। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद सबसे बड़ा विद्रोह। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। न सिर्फ दूसरे देश के लोग बल्कि अब तो अमेरिका के नागरिक और नेता भी ट्रंप के खिलाफ होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध करते हुए ट्रंप मस्क गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ट्रंप का विरोध टैरिफ की वजह से हो रही छटनी अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार के मुद्दे पर हो रहा है। जहां कुछ ही वक्त पहले ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर अमेरिकी जनता जश्न मना रही थी, वहीं अब सिविल राइट्स ग्रुप श्रमिक संघ LGBTQ और महिला अधिकारों से जुड़े ग्रुप ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, अखिलेश यादव का सीएम योगी जी पर तंज हमला। कहा प्रयागराज में दरगाह पर झंडा फहराने वाला सीएम की जाति का। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राम नवमी पर महाराजा सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडे फहराया है। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही कार्यकर्ता वहां से भाग निकले। अब इस मामले पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस तरह की चीजें करवाकर मुख्य मुद्दों से भटका रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि झंडा फहराने वाला सीएम की जाति का है, उसको सरकार, पुलिस, SP, कमिश्नर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुख्यमंत्री के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार ऐसी घटनाएं जो को करवा करके मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकवा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस बयान पर दोस्तों आपका क्या रिएक्शन होगा, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव का इन मामलों में बड़ी जल्दी बयान आता है। जब कुछ समय पहले अन्य समुदाय के द्वारा हिंदू को छत पर गोली मारी गई थी, उस समय तो अखिलेश यादव को सांप सूंघ गया था। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।